स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। रोज की तरह आज हम हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन आज ये हमारा आखिरी क्लास होने वाला है अंडर द सीरीज ऑफ IO, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने 17 अलग अलग लेक्चर्स डिस्कस किए हुए हैं। डेली 10:30 PM पे क्लास चलती थी। डेली 10:30 PM पे आपने क्लास देखा होगा। 17 लेक्चर्स फॉर IO। उसके बाद मैंने एक सब सीरीज स्टार्ट की थी, TCP, ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, राइट। इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग ट्रीटीज, अलग अलग कन्वेंशंस, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट वंस जो भी थे। और आज हमारा आखिरी क्लास होगा। आपको याद होगा पिछले डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कुछ एनवायरमेंट से जुड़े हुए कन्वेंशंस, रीजनल कन्वेंशंस के बारे में बताया था, एंड आई टोल्ड यू दैट वुड बी द पेनल्टीमेट क्लास। टुडेज क्लास वुड बी द अल्टीमेट क्लास, द लास्ट क्लास। ऑलराइट, टेक्निकली हमारा सब सीरीज चल रहा है ट्रीटीज, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, लेकिन आज का जो क्लास है दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रीटीज, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स। हम लोगों ने अलग अलग कन्वेंशंस में देखा, फॉर एग्जांपल रैमसर कन्वेंशन में देखा कि कुछ डिफरेंट NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ दूसरे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस उनके पार्टनर्स हैं। तो आज हम लोग उन NGOs, IGOs के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो टुडेज डिस्कशन इज गोइंग टू हैपन अबाउट इंपॉर्टेंट NGOs एंड इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फंडिंग मैकेनिज्म वाले इंस्टीट्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। कुछ यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं हम लोग मिस आउट कर गए थे, उसके बारे में डिस्कशन चलने वाली है। तो मैं कहूंगा दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल मिसलेनियस डिस्कशन, जहां पे हमारा फोकस रहेगा NGO, IGO के ऊपर एंड सम अदर बॉडीज, राइट। अब इससे पहले कि मैं डिस्कशन के अंदर चलूं, एक छोटा सा संदेश है। देखिए, यहां पे हमारा डिस्कशन होने वाला है NGOs, IGOs के बारे में, और यहां पे हम लोग सबसे प्रिडोमिनेंट या फिर इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, NGOs तो इतने ज्यादा होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में NGO सेक्टर के ऊपर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑन यूट्यूब, जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में NGOs कितने होंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा 33 लाख के आसपास, 33 लाख, 33 लाख NGOs। इमेजिन कीजिएगा वर्ल्ड में कितने होंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट वंस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आई लेट यू नो दैट अगर कोई NGO है, कोई IGO है, कोई बॉडी है जो करंट अफेयर्स का भाग है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, अगर मिस आउट हो गया है, देन यू नीड टू फोकस ऑन दैट, अगर वो करंट अफेयर्स का भाग है, ठीक है, राइट। विद दिस बैकग्राउंड लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बैच 6 है, स्टडी IQ का बैच 6, इट इज क्लोजिंग आउट ऑन 6 अक्टूबर। तो ध्यान रखिएगा, इस 6 अक्टूबर से पहले आपको एनरोल करना है। अगर आपने एनरोल किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने एनरोल नहीं किया है देन यू वुड बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अगर आप प्लान कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की और आपको लग रहा है कि यार अक्टूबर आ गया, मैं तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं, 2023 के लिए होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 8 महीने प्रीलिम्स के लिए काफी होते हैं। मेंस के लिए आपको 11 महीने बचे रहेंगे, तो 11 महीनों में मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। इसीलिए फाउंडेशन बैच 6 में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया हुआ है। काफी अफोर्डेबल पैकेज है, इट इज ओनली फॉर 18,999। लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइव। 18,999 में आपको क्या मिलेगा? 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। केवल सिलेबस कवर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो हम लोग पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, उसको अप्लाई करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में जाकर आपको पेपर सॉल्व करना है। तो यू नीड टू एंश्योर कि जो आप पढ़ रहे हो, जो नॉलेज गेन कर रहे हो, उससे आप अप्लाई कर रहे हो। तो हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद MCQ प्रैक्टिस होगी, हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी। ग्रुप मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप है, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ग्रुप मेंटरशिप को हेड कर रहे हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर अनिल स्वरूप सर। इसके अलावा इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 50 टेस्ट मिलेंगे। 50 मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, यानी कि प्रीलिम्स को जाने से पहले ही आप 50 बार प्रीलिम्स अटेम्प्ट करोगे, राइट। सो ये सारी चीजें आपको मिलेगी फॉर 18,999 एंड ओनली। रिमेंबर 6 अक्टूबर 2022, इससे पहले आपको एनरोल करना है। और ध्यान रखिएगा, अगले कुछ दिनों के लिए 24 मंथ्स वैलिडिटी चल रही है, यानी कि अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स बनेगा 2024 के लिए भी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्लियर? तो जल्द से एनरोल कर देना है, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। चलिए,
शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की सबसे पहली बॉडी के बारे में बात करके। एक फंडिंग मैकेनिज्म है जीईएफ, बहुत जरूरी है, इसके ऊपर पहले सवाल आ चुके हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, अब नाम है यहाँ पे फैसिलिटी, इससे थोड़ा सा एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज हो सकता है। मैं कहूंगा इसका नाम होना चाहिए था ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड परहैप्स, राइट। एक जीईएफ भी है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड भी है, विच इज अंडर द यूएनएफसीसीसी, बट उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज कनेक्टेड विथ फंडिंग। ये पैसा देते हैं किन्हें? ग्रीन फाइनेंस की तरफ, बेसिकली कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ग्रीन फाइनेंस, इन सभी चीजों की तरफ ये फंडिंग करते हैं। कि कब शुरुआत हुई थी आपको पता है कि 1992 में क्या हुआ? 1992 में एक बहुत बड़ी समिट हुई, अर्थ समिट और द रियो समिट। रियो समिट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रियो समिट से मैंने आपको बताया कि 3 कन्वेंशन आई थी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और तीसरा था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब जब कन्वेंशन बनी, देश सब साथ में आए, उन्होंने ये प्लान किया कि भैया हम क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, हम डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे। तो अगर हम लोग देशों की बात करें, डेवलप कंट्रीज है, उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है। डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्हें अपने इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। तो सभी देशों को अगर इन चीज़ों से लड़ना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसी पैसे को प्रोवाइड करने के लिए, फंडिंग को प्रोवाइड करने के उसी समिट के बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को सेटअप किया गया इन वॉशिंगटन डीसी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर सेटअप किया था। ध्यान रखना है, यूएनडीपी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब मैंने आपको इसका उद्देश्य बता दिया। उद्देश्य क्या है कि ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, ध्यान रखना है, टू टैकल द एंटायर प्लैनेट्स प्रॉब्लम्स। क्लियर? एंटायर प्लैनेट की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, जो भी प्लैनेट की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इकोसिस्टम प्रॉब्लम है, डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, उससे लड़ने के लिए पैसा देते हैं। अब पैसा प्रोवाइड करते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, यूएन की तरफ से फंडिंग जाती है, अलग अलग देश इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंडिंग आती है। अल्टीमेटली कोई प्रोजेक्ट, अब समझ लीजिए इंडिया में कोई प्रोजेक्ट आना है जिससे कि हम लोग वेटलैंड्स को बचाना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग से एक ग्रीन प्रोजेक्ट, या फिर हम लोग कोल यूज कम करके हम लोग एक सोलर प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, तो फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग हमें जीईएफ से मिल सकती है। अब जीईएफ फंडिंग कैसे देता है? अगर आप देखें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, इनका खुद का स्ट्रक्चर है, इनका खुद की असेंबली है, इनकी खुद की काउंसिल है, ट्रस्टीज है, सेक्रेटरीट है, इनके अलग अलग पैनल्स भी बने हुए, साइंटिफिक और एडवाइजरी पैनल बने हुए हैं, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस बना है। अब ये क्यों बने हैं? राइट, वॉशिंगटन डीसी में इनका ऑफिस है, इवैल्यूएशन ऑफिस कमिटीज वगैरह बनी है। क्यों? अब इमेजिन कीजिएगा, आई एम फ्रॉम इंडिया और मैंने कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट करना है जहां पे मैं कोल इस्तेमाल नहीं करूंगा और सोलर में टर्न करूंगा। बेसिकली सारी मेरी कोल की जो रिक्वायरमेंट थी उसको अभी सोलर से मैं फुलफिल करूंगा, और मुझे इस चीज के लिए फंडिंग चाहिए। तो मैंने अप्लाई कर दिया, सिर्फ फ्रॉम इंडिया की तरफ से हम लोगों ने अप्लाई कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये इवेलुएट करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं, राइट। उसके बाद इसके ऊपर एक डिसीजन होगी और अलग अलग कंट्रीज को, दूसरे एजेंसी से आपको यहाँ पे फंडिंग मिलेगी। आपके प्रोजेक्ट से आप देख सकते हो आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे फंडिंग मिल सकती है। क्लियर? अब फंडिंग किसे मिलती है? देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इट स्पेसिफिकली फंड्स थ्रू द कन्वेंशंस, इसीलिए बहुत जरूरी है। पहली बॉडी जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग एंड कर चुके हैं टीसीपी, ट्रीटीज, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, तो अलग अलग कन्वेंशंस, अलग अलग ट्रीटीज, अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो है उससे उसके थ्रू फंडिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनी हो। इसके अंडर जो कोर कन्वेंशंस आई थी, जो हम लोगों ने डिस्कस किए, पहले 3 तो मैंने आपको बता दिया, 1992 में ये बॉडी बनी, तो उन तीनों कन्वेंशंस को तो देगा ही देगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसीसी, इसके अलावा ऑफ कोर्स यू हैव यूएनसीसीडी आल्सो। इसको छोड़कर और 3 फंडामेंटल कन्वेंशंस है, जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये हम लोग बात कर चुके हैं। मिनामाटा कन्वेंशन, ये हम लोग बात कर चुके हैं। मिनामाटा कन्वेंशन किस लिए? मर्क्यूरी पॉइजनिंग को रोकने के लिए। मिनामाटा कहां आता है? जापान में आता है। मिनामाटा में कन्वेंशन साइन नहीं हुई थी, कहां हुई थी? कुमामोटो में हुई थी। इसके अलावा देयर इज वन मोर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है? ये जो 6 कन्वेंशंस हैं, इसको 6 फंडामेंटल कन्वेंशंस कहा जाता है, जिसके लिए ये जीईएफ जब बना था, तो इन कन्वेंशंस के लिए, इन कन्वेंशंस की फुलफिलमेंट के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको फंडिंग मिलेगी। क्लियर?
आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा अगर मुझे सवाल बनाने होंगे, देखिए अगर मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं, से आई वांट टू क्रिएट अ क्वेश्चन ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, हाउ कैन आई क्रिएट क्वेश्चंस, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब मैंने आपसे बताया जीईएफ के बारे में। जीईएफ है क्या? सबसे पहले ये फैसिलिटी है, इसके ऊपर कुछ हो सकता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है से आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा। ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि जहां पे आपको पैसा नहीं कुछ और मिलेगा, कंफ्यूज नहीं करना है, फंडिंग मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट थिंग पिटफॉल इज फैसिलिटी। इसके अलावा एक और पिटफॉल आपका हो सकता है विद रिस्पेक्ट हेडक्वार्टर्स आपका है वॉशिंगटन डीसी। अब तीसरा एस्पेक्ट है, जब सवाल मैं बना दूं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीईएफ, एक स्टेटमेंट में बता दूं इसको केवल यूएनईपी ने सेटअप किया था, नहीं, आपको पता है 3 बॉडीज ने सेटअप किया था। किसने? यूएनईपी 1, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस देयर इज वर्ल्ड बैंक। अब इस वर्ल्ड बैंक की जगह से आईएमएफ दे देंगे, कंफ्यूज नहीं होना, या फिर दूसरी न्यू डेवलपमेंट बैंक, कोई फलाना डिमकाना बैंक, नो नीड ऑफ कंफ्यूजन। इसके अलावा कन्वेंशंस, 6 जो प्राइमरी कन्वेंशंस है वो तो है ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ओनली फंड्स टू दीज 6 प्राइमरी कन्वेंशंस, नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे कन्वेंशंस डेवलप हुए हैं, जैसे जैसे और भी चीजें आई हैं, तो यहाँ पे एडिशन हुई है। ये पहले 6 कन्वेंशंस थे, राइट? पहले 6 प्राइमरी कन्वेंशन हम लोग कह सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअसली कन्वेंशंस हैव बीन एडेड, फंडिंग मिलती है अलग अलग चीजों को। जैसे मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, नायरोबी कन्वेंशन में जो वायोसैप प्रोग्राम था, वायोसैप प्रोग्राम को पैसा आता है यहाँ से, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट कन्वेंशंस टू विच दिस आल्सो फंड्स, तो इसको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? चलिए लेट्स मूव ऑन। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बाद आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आईपीसीसी। आई एम क्वाइट श्योर कि इसके बारे में सभी लोगों ने सुना है, आईपीसीसी के बारे में। आईपीसीसी क्या है? इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इट इज नॉट एन एनजीओ, इट इज इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरगवर्नमेंटल फोरम या फिर पैनल है। नाम से पता चले सीसी मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ चीज करते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यूएनएफसीसीसी कब आया था? यूएनएफसीसीसी 1992 में बना। आपको ध्यान रखना है आईपीसीसी उससे भी पहले आ चुका है। प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंटर, क्योंकि बहुत बार एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और नॉर्मली यूपीएससी डेट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी से भी पहले आया हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का डिस्कोर्स काफी बढ़ चुका था। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सभी लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अंधाधुंध बारिश हो रही है, कहीं पे ड्रॉट आ रहे हैं, कहीं पे आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, फैमिन्स आ रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज किया गया 1970s 80s में, इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही थी। तो क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए ही एक पैनल को बनाया गया, एक मैं कहूंगा एक फोरम, एक बॉडी बनाई गई आईपीसीसी। इसको क्यों बनाया गया? बेसिकली आई वुड से टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट चेंज इन अ मच बेटर मैनर, अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अंडरस्टैंड करना है मतलब ये डेटा देंगे हमें। डेटा कैसे देंगे? कुछ कुछ करके हमें ये डेटा देंगे। क्या करके हम लोग, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब कब बना था ये? ध्यान रखना है 1988 में बना था। किसने बनाया इसे? 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आईपीसीसी के फाउंडर्स हैं। आईपीसीसी को बनाने में योगदान रहा है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का और यूएनईपी का। इसको आपको कंफ्यूज नहीं कराना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंटर है आईपीसीसी यूएनएफसीसीसी से पहले बना हुआ है। उसको किसने बनाया है? WMO, नॉट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी, दोनों ने मिलकर बना। अब इनका काम क्या है? What is the work of IPCC? मैंने बोला they help us understand the climate change. Climate change क्या है? Climate change क्यों हो रहा है? Climate change से जुड़े हुए क्या प्रॉब्लम है? इससे हम लोग अडेप्ट कैसे करें? इससे हम लोग मिटिगेट कैसे कर सकते हैं इसके इफेक्ट्स को? इन सभी चीजों में मदद करता है। आईपीसीसी का काम है कि वो हमें की इनपुट देता है सभी देशों को, सभी स्टेक होल्डर्स को। इनफैक्ट आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट की इनपुट्स बनते हैं नेगोशिएशन के लिए भी। हम लोग जानते हैं कि यूएनएफसीसीसी में जो नेगोशिएशन चली थी, इट वाज बेस्ड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये जो सीबीडीआर था, ये इन रिपोर्ट से ही आइडेंटिफाई हुआ। इस रिपोर्ट में हमें, जैसे पहली रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि हिस्टोरिकल एमिशंस बहुत ज्यादा थे, अभी भी एमिशंस बहुत ज्यादा है। डेवलप कंट्रीज अभी भी बहुत ज्यादा एमिट करते हैं। पर कैपिटा एमिशन यूएस में बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे रिपोर्ट्स इवॉल्व होती गई, 4th रिपोर्ट 5th रिपोर्ट में पता चला कि इंडिया और चाइना में भी
जो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कई ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ऑल्दो पर कैपिटा एमिशन इज स्टिल लोअर। ये सारी चीजें आपको आईपीसीसी नहीं बताए। तो आईपीसीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें सरकारें हैं, आप जानिएगा सरकारें हैं, सरकारों से लोग हैं। अभी फिलहाल इसमें टोटली 195 मेंबर्स हैं, आईपीसीसी के मेंबर्स हैं। जो बेसिकली आईपीसीसी की मेंबरशिप आती है, इधर यू हैव टू बी यूएनईपी मेंबर और डब्ल्यूएमए मेंबर, तो आप मेंबर बन सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप मेंबर बनोगे तो क्या होगा, आपको आईपीसीसी की रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अब आईपीसीसी के रिसोर्सेज कैसे डेवलप होते हैं, आपको ध्यान रखना है, आईपीसीसी को हजारों लोग इन 195 कंट्री से, दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हजारों लोग आईपीसीसी की मदद करते हैं, वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करते हैं टू एनहांस, टू रिफाइन द नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हो गए, बहुत सारा डेटा हो गया, उस सभी डेटा को स्टडी किया जाता है, कोलेक्ट किया जाता है और उसके बाद असेसमेंट रिपोर्ट आती है, असेसमेंट रिपोर्ट्स। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IPCC does not conduct its own research. Please note this. तो मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए। IPCC का काम क्या है, अंडरस्टैंड करवाना है क्लाइमेट चेंज को। दो ऑर्गेनाइजेशन है, WMA और UNEP, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। उन दोनों की मेंबरशिप, अगर किसी एक की भी मेंबरशिप हो, आप IPCC के मेंबर बन सकते हो, यू विल गेट एक्सेस टू दिस। अभी तक IPCC ने किया क्या है, IPCC अपना खुद का रिसर्च नहीं करता है, दूसरों की वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन पे रिलाई करता है। अभी तक IPCC ने किया क्या है, ये किया है, आप इसको देख सकते हो। आईपीसीसी ने 2 साल बाद ही, 1988 में वो बना, 2 साल बाद उन्होंने फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट दी, फर्स्ट AR रिपोर्ट दी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए कौन जिम्मेवार है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट आपको देख सकते हो, सेकंड रिपोर्ट, थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट, फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई थी 2014 में, काफी इंपॉर्टेंट थी। अभी अगर हम लोग बात करें, राइट नाउ वी आर इन द डोमेन ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। 6th AR अभी फाइनल होने वाली है। देखिए 6th रिपोर्ट में देयर आर 3 वर्किंग कॉन्ट्रीब्यूशंस और अभी तक 2 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है, यानी कि 6th रिपोर्ट के 2 भाग ऑलरेडी आ चुके हैं। सो फाइनल रिपोर्ट विल टॉक अबाउट दैट। 6th असेसमेंट रिपोर्ट जब भी आएगी तो हम लोग उसको कंप्लीटली डिस्कस जरूर करेंगे। 6th रिपोर्ट कंप्लीट जब आएगी विल टॉक अबाउट दैट अगेन, ऑल्दो वी हैव स्पोकन अबाउट द डिफरेंट ARs आल्सो। तो काम क्या है आईपीसीसी का, असेसमेंट रिपोर्ट्स देते हैं टाइम एंड अगेन। क्या करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इससे अडेप्टेशन कैसे करें, मिटिगेशन कैसे करें। तो अलग अलग जो रिपोर्ट्स है, अलग अलग रिपोर्ट इवॉल्व हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। अभी फिफ्थ रिपोर्ट में, 6th रिपोर्ट में फोकस ज्यादा से ज्यादा अडेप्टेशन मिटिगेशन पे आ चुका है, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है आईपीसीसी क्या करता है। नो कंफ्यूजन नीडेड, सिंपल अगर MCQ बना देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आईपीसीसी अपना खुद का रिसर्च नहीं करता है, प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, राइट। आईपीसीसी के बाद लेट अस मूव ऑन एंड टॉक अबाउट वन बॉडी दैट वी मिस्ड, UNCR। UNCR यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक कमिटी ऑन इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन। 1955 में ये बॉडी सेटअप की गई थी, यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही है, मैं कहूँगा यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के अंडर ही है। इनका मैंडेट ये है कि वो असेस करे और रिपोर्ट करे न्यूक्लियर रेडिएशन को, ठीक है। अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, साइंटिफिक कम्युनिटी हो, वो इस चीज से, इस पर्टिकुलर कमिटी से इनपुट्स लेते हैं और अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसके प्रति और भी ज्यादा सेफगार्ड्स लाते हैं। UNCR ने काफी इंपॉर्टेंट काम किया, इन्होंने कई सारे न्यूक्लियर डिजास्टर्स को भी इन्वेस्टिगेट किया है, उसके डिजास्टर्स को स्टडी किया, उन डिजास्टर्स से दूसरे देशों को बताते हैं कि आप किस तरह के सेफ्टी मेजर्स वगैरह ला सकते हो। इनफैक्ट UNCR की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आती है, जैसे एक रिपोर्ट है उनकी साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन द रेडिएशन इटसेल्फ, कि ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस तरह की रिपोर्ट आती है। इसके अलावा दे हैव आल्सो रिपोर्ट्स and they have also investigations on various nuclear disasters। आपको याद होगा पहले चेरनोबिल में डिजास्टर हुआ था, फुकुशिमा डाइची का जो रिएक्टर था वो फेल हुआ। फुकुशिमा डिजास्टर के ऊपर इनकी रिपोर्ट पढ़ी, जैसे यू कैन सी हियर, चेरनोबिल एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, चेरनोबिल एक्सीडेंट की वजह से थायराइड कैंसर कैसे बढ़ा, इन सभी चीज़ों के ऊपर वो असेसमेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन के ऊपर भी वो ज्ञान देते हैं, जिससे कि देश रेडी होते, जिससे कि देश तैयार होते हैं। देखिए अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स के प्रति तो प्रोलिफरेशन नहीं होना, इस तरह की ट्रीटीज कन्वेंशन हम लोगों ने देखी है, लेकिन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अभी भी अलाउड है, और पीसफुली उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें मदद करता है UNSCR, ठीक है। दैट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्लियर। आई थिंक दिस वाज द बॉडी दैट वाज मिस्ड। इसके बाद चलिए
एनवायरमेंट एनजीओ के बारे में चर्चा करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। फर्स्ट एनजीओ IUCN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है IUCN। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN इज अ NGO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे मैं कहूंगा ये विश्व का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में बना ये। आज इनके साथ 1400 से भी ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, देश तो है ही है, 160 से भी ज्यादा गवर्नमेंट्स इनके साथ है। इनके जैसे IUCN का एक ऑफिस इंडिया में भी है, राइट, IUCN ऑफिस इन इंडिया, IUCN ऑफिस इन मेनी अदर कंट्रीज, बट IUCN में 160 प्लस गवर्नमेंट्स तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन इसके अलावा ऑलमोस्ट 1200 के आसपास नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इनके पार्टनर है। फॉर एग्जांपल आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक और एनजीओ के बारे में जिसका नाम है WWF, राइट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अब 2012 में दे एक्चुअली बिकेम अ पार्टनर विद IUCN। इनफैक्ट IUCN के अंडर ही आ गए हैं हम लोग कह सकते। तो अलग अलग पार्टनर्स हैं यहाँ पे IUCN के, ऑलमोस्ट 1100 से भी ज्यादा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनर। ये IUCN का लोगो है इस तरफ। IUCN का हेडक्वार्टर आता है इन ग्लैंड एक सिटी है नियर जेनीवा इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, याद रखते हैं। अब सवाल उठता है सर ये IUCN करता है, नाम से है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैंडेट तो है कि नेचर को कंजर्व करना है, लेकिन करते क्या है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। मैंने आपको बताया IUCN की मेंबरशिप काफी एक्सटेंसिव है। अभी फिलहाल हम लोग कह सकते हैं IUCN इज द लार्जेस्ट एनवायरमेंटल NGO। कितने मेंबर्स है, 160 प्लस कंट्रीज, मोर देन 1100 NGOs। क्या क्या काम करते हैं ये लोग, हर 2 से 4 साल में मेंबर्स को कन्वीन करते हैं। जो भी मेंबर्स है, दूसरे NGOs हो गए, देश हो गए, इन्हें कन्वीन करते हैं। जैसे 4 साल में एक बार इनकी कंजर्वेशन कांग्रेस होती है, अलग अलग पॉलिसी इश्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी तक 1948 से अभी तक 1400 से भी ज्यादा रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं एट दीज कांग्रेसेस, एट दीज मीटिंग्स, कि सभी लोग मिलकर हम लोग नेचर की कंजर्वेशन करेंगे। इसके अलावा IUCN मदद भी करता है इन डेवलपिंग द इंटरनेशनल पॉलिसी। जैसे IUCN मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल नेचर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी डेवलप कर चुका है, स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुका है, इंटरनेशनल पॉलिसी में मदद करता है, ट्रस्टेड पॉलिसी और साइंटिफिक एडवाइजर इसे माना जाता है। इनफैक्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है SDG 2030, उनकी इंप्लीमेंटेशन में भी IUCN इज हेल्पिंग अ लॉट। क्लियर? IUCN वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। अब कुछ की पॉइंटर्स होते हैं। सबसे पहली चीज आपको समझना है IUCN इज एन NGO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू रिमेंबर। एक है कि क्या ये केवल नेचर इकोसिस्टम पे काम करते हैं, दे हैव अ होलसम सोल्यूशन, दैट मींस दे वर्क टुवर्ड्स डिफरेंट डोमेन्स। अर्थ की जो अलग अलग डोमेन्स, हम लोग नेचर की बात करते हैं, इनका एक एजेंडा चल रहा है नेचर 2030, वेयर दे आर कॉलिंग फॉर मोबिलाइजेशन फॉर द एंटायर यूनियन। अब इनका यूनियन ही है, 1400 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग साथ में आएंगे फॉर कंजर्वेशन, फॉर प्रोटेक्शन। इनकी प्रायोरिटी एरियाज है लोग, ऑफ कोर्स कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं, लैंड, इसके अलावा देयर इज वाटर, देयर इज ओशन एंड इन जनरल देयर इज क्लाइमेट एज वेल। ठीक है, इन सभी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। कुछ की पॉइंटर्स है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है। IUCN का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। IUCN जब भी हमारे दिमाग में आता है तो IUCN की जो लिस्ट आती है, जब हर साल जब लिस्ट अपग्रेड होती है तो मुझे लगता है UPSC सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स का काम जरूर बढ़ जाता है। अब क्या करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है कि कोई वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच गया है क्या, कोई थ्रेटेंड कैटेगरी में पहुंच गया है क्या, कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन गया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम फोकस करना है। यह सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती है? IUCN मेंटेन करता है एक रेड लिस्ट, रेड डेटा बुक है इनके पास, एक रेड लिस्ट है जहां पे अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज के बेसिकली थ्रेटन्ड स्टेटस, जो क्या वो खतरे में है, इस तरह की उनके पास एक बुक मेंटेन की गई है जहां पे दे हैव कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, नियर थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एटसेट्रा, ये सारी चीजें की हुई। इसके ऊपर ध्यान रखना। अगर सवाल आ जाए कि IUCN की रेड लिस्ट में केवल एनिमल्स को रखा है, नहीं, ऑफ कोर्स नेचर की बात करते हैं, दैट मींस दे हैव स्पीशीज ऑफ एवरीथिंग, फ्लोरा प्लस फौना बोथ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा
IUCN असिस्ट्स हंड्रेड्स ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देशों की मेंबरशिप है, अलग अलग एनजीओस की मेंबरशिप है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये लोग रन करते हैं, कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स अलग अलग कंट्रीज में वहां पे असिस्ट करते हैं। इसके अलावा IUCN इज फंडेड थ्रू वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या IUCN को फंडिंग स्पेसिफिकली जाती है? नहीं, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो मेंबर्स है, जो एनजीओ है, वो यहाँ पे फंडिंग करते हैं। कई सारे इंडिविजुअल्स भी फंड करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग इंडिया से भी फंड करते हैं, जैसे राइनोसोरस कंजर्वेशन के लिए, दूसरे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल्स हैव फंडेड, वैसे ही IUCN को भी फंडिंग जाती है। इसके अलावा IUCN एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, 4 साल में एक बार, रिमेंबर एवरी 4 years IUCN ऑर्गेनाइजेस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट है ऑफ नेचर, पार्लियामेंट फॉर नेचर में कहूंगा, ठीक है। 4 साल में एक बार वो ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा IUCN हेल्प्स इन वर्ल्ड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। इन्होंने पहले भी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी को डॉक्यूमेंट दिया है, इसको अपग्रेड भी करते रहते हैं, राइट। कंजर्वेशन स्ट्रेटजी भी वो दे चुके, तो ये सब काम करता है IUCN, ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एनजीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। IUCN के बाद लेट्स टॉक अबाउट WWF। WWF पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, इसका नाम बदल गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये इसका लोगो है। आपको ध्यान रखना है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट एनजीओ का मतलब ये होता है, एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और दे आर जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट, लोगों की भलाई के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, जैसे वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स एट्रा, इन सारी चीजों की भलाई के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली वर्किंग टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको सेटअप किया गया था 1961 में। अगेन इसका भी हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। मैंने आपको बताया कि 2012 में WWF IUCN के अंडर ही आ चुका है, समझ लीजिए। इट हैज कम मोर और लेस अंडर द IUCN इटसेल्फ। लेकिन WWF का खुद का भी मैंडेट है। वो करते क्या है? WWF का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, अलग अलग जगह पे इन्होंने ऑफिस अपनी बनाए हुए। इंडिया में भी WWF इंडिया का ऑफिस है, लेकिन इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट USP है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। अलग अलग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी फंड करते हैं। सबसे पहली चीज करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। दे कंजर्व और दे हेल्प द लोकल कम्युनिटीज टू कंजर्व द नेचर। अंडरस्टैंड कि आपको ये एट द ग्रास रूट लेवल एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जहां पे कम्युनिटीज को साथ में लाते हैं, कम्युनिटीज को सेंटर में रख के नेचर की कंजर्वेशन करने की कोशिश करते हैं, राइट। इसके अलावा इनके भी जो फोकस एरियाज है, 6 एम्बिशियस गोल्स हैं इनके WWF के। सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, क्लाइमेट रेजिलियंट सिस्टम्स बनाने, क्लाइमेट रेजिलियंट या फिर जीरो कार्बन वर्ल्ड, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी लाना चाहते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी फॉर पीपल। इसके अलावा ओशंस को सेफगार्ड करना चाहते हैं, एंड फाइनली वाइल्ड लाइफ। सो दे ऑल्सो हैव अ होलसम पैकेज, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN एंड WWF। अब WWF के साथ भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या चीजें करते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इसके ऊपर सवाल बन सकते, सिंपल MCQs की। जैसे अर्थ आर किसका इनिशिएटिव है? IUCN का है कि WWF का है? अर्थ आर इज इनिशिएटिव ऑफ WWF। तो कुछ पॉइंटर्स है, जैसे WWF पब्लिश करता है सालाना रिपोर्ट कॉल्ड एज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इसको ध्यान रखना है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। सिंपल सा सवाल, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? मैंने बता दिया, UNEP, IUCN, WWF, सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ इस तरह के सवाल हो सकते हैं। ये काफी फ्री भी हो जाएगा, अगर आपको पता है तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सवाल जरूर बन जाते हैं। इसके अलावा इनका इनिशिएटिव है अर्थ आर का। अब ये अर्थ आर है क्या? WWF कई सालों से एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि धरती के लिए, धरती माँ के लिए आप 1 घंटा अपनी पूरा बिजली बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और जनरली जो अर्थ आर होता है, अर्थ आर WWF ऑर्गेनाइज करता है, इसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। एवरी ईयर इन जनरल इट हैपन्स ऑन March 26। March 26 को ये कहते हैं कि आप अपनी जो बिजली है, ऑफ कोर्स लाइट बंद करनी है, मतलब शाम के टाइम पे होता है। सो 8:30 PM से लेकर 9:30 PM तक आप अपनी जो कंप्लीट बिजली है उसको बंद कर दें। और कई बार आपने इस तरह के इमेजेस देखे होंगे,
अर्थ आर में इंडिया की भी इमेज आपने देखी होगी कि बिजली ऑन थी तो हर जगह बिजली बिजली दिखाई दे रही है, सडनली बिजली बंद हो गई, 1 घंटा सभी लोग अपनी लाइटें वगैरह सब कुछ बंद कर दे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बंद कर दे। इससे मदद होगा अर्थ की टेम्परेचर रेगुलेशन में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद हो जाएगी। ये सारी चीजें वो कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अर्थ आर प्रमोटेड बाय WWF। इसके अलावा एक और इनका इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, डेट फॉर नेचर स्वैप। ये इन्होंने शुरू किया हुआ है, इसको प्रमोट कर रहे हैं, डेट फॉर नेचर स्वैप। अब ये क्या है, देखिए एट द कंट्री लेवल, देश के लेवल पे ये कहते हैं कि जिस किसी देश का डेट, डेट मतलब क्या है, डेट मतलब आपका उधार है, राइट, विच दिस इज अ लायबिलिटी। बेसिकली आपकी जो लायबिलिटी है, आपको समझ लीजिए किसी को लोन देना है, सॉरी किसी को पैसा वापस करना है। फॉर इंस्टेंस से इंडिया ने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, इंडिया ने लोन लिया है IMF से, ठीक है। अब इंडिया इज नाउ इंडेटेड, यानी कि हमारे पास डेट है, उधार है, पैसा वापस करना है, ठीक है। अब ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, WWF प्रमोट कर रहे हैं, दे कोलैबोरेट विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। ये कह रहे हैं कि अगर आपका उधार है और अगर आपने ग्रीन फाइनेंसिंग में पैसा डाला है, अगर आपने कुछ नेचर के लिए किया है, तो आपका डेट माफ हो सकता है, कुछ हद तक डेट माफ हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज, यानी कि आपका डेट स्वैप कर देंगे अगर आपने नेचर के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो। इस इनिशिएटिव को प्रमोट करें, काफी अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, दे आर प्रमोटिंग दिस साइड, ठीक है। सो इन सभी चीजों पे सवाल बन सकते हैं कि डेट फॉर नेचर स्वैप किसका इनिशिएटिव है, राइट, ये सब चीजें आ सकती है, ध्यान रखना है, ठीक है, WWF, राइट। लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बॉडी। नेक्स्ट बॉडी है वेटलैंड इंटरनेशनल। अब वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। आपको याद होगा पहले हम लोगों ने रामसर कन्वेंशन के बारे में बात की थी। रामसर कन्वेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है वेटलैंड इंटरनेशनल। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि रामसर कन्वेंशन जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है IUCN ऑल्सो, ठीक है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल है क्या, नाम से ही पता चल रहा है, वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ NGO, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स वेटलैंड कंजर्वेशन एंड वेटलैंड रेस्टोरेशन। वेटलैंड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वेटलैंड मतलब मार्श, स्वैम्प एटसेट्रा जिसकी डेप्थ 6 मीटर से भी कम हो और इन जनरल 365 डेज वाटर लॉक्ड होना चाहिए, डेप्थ 6 मीटर से भी कम होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है, अगेन यहाँ पे भी अलग अलग देश यहाँ पे मेंबर्स हैं, अलग अलग NGOs भी इनके पार्टनर्स हैं, इनकी कोलैबोरेशन चलती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इनका एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये पार्टनर है ऑफ द रामसर कन्वेंशन। मैंने आपको बताया था रामसर कन्वेंशन के पार्टनर है, और रामसर कन्वेंशन में हम लोग वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसमें वेटलैंड्स इंटरनेशनल हमारी मदद करता है, ठीक है। अब वेटलैंड्स इंटरनेशनल का भी एक बहुत ही वेरिड हिस्ट्री है। 1920 से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे। सबसे पहले मैं कहूंगा इंटरनेशनल वाटरफाउल एक बॉडी थी, इंटरनेशनल वाटरफाउल बॉडी और रिसर्च ब्यूरो दोनों मिलकर इंटरनेशनल वाटरफाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो बने। अब ये एक बॉडी थी, अलग अलग बॉडीज बनी थी, एक तरफ इंटरनेशनल वाटरफाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो, दूसरी तरफ एशियन वेटलैंड ब्यूरो भी था, एक और अमेरिकास के लिए भी एक वेटलैंड ब्यूरो था, वेटलैंड फॉर अमेरिकास, राइट। 1993 में क्या हुआ, अलग अलग बॉडीज को साथ में लाया गया। 1993 में दे क्लब टुगेदर इनटू समथिंग कॉल्ड एज वेटलैंड्स इंटरनेशनल, ऑलराइट। तो ये अलग अलग बॉडीज का एक मिश्रण बन के मैं कह सकता हूं इस वेटलैंड्स इंटरनेशनल NGO के प्रिकर्सर्स कौन है, एशियन वेटलैंड ब्यूरो, वेटलैंड फॉर अमेरिकास, इंटरनेशनल वाटरफाउल ब्यूरो एटसेट्रा, ठीक है। 1993 में इसका हेडक्वार्टर्स कहां आता है, ध्यान रखना है, वेटलैंड इंटरनेशनल इज हेडक्वार्टर्ड इन नेदरलैंड। नेदरलैंड में एक सिटी है वाइजेनिंजन, इट इज अ सिटी इन नेदरलैंड जहां पे इसका हेडक्वार्टर्स है। और ध्यान रखना है कि वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ पार्टनर टू दी रामसर कन्वेंशन, और यहां पे आपने अभी तक ध्यान दिया होगा अलॉन्ग विथ 5 अदर ग्लोबल NGOs, ठीक है। वेटलैंड इंटरनेशनल और दूसरे 4 मतलब टोटली 5 NGOs जो मदद करती है, कौन से हैं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सॉरी, वेटलैंड इंटरनेशनल प्लस 5 टोटली 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रामसर की मदद करते हैं। हम लोगों ने डिस्कशन किया IUCN का, हम लोगों ने बात की WWF के बारे में। इसके अलावा देयर इज वन मोर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, देयर इज वन मोर वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, और एक है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये सभी पार्टनर्स है रामसर कन्वेंशन की, इसको ध्यान रखना है। कभी कभार ये भी एक सिंपल सवाल हो सकता है, नॉट ऑन दी NGOs बट आई वुड से ऑन द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। जैसे मैंने एक सवाल बना दिया, कंसिडर द फॉलोइंग, या फिर विच ऑफ द बिलो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस
आर पार्टनर्स ऑफ रामसर कन्वेंशन, आर पार्टनर्स टू रामसर कन्वेंशन। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा 1 2 3 अलग अलग नाम आपको दे दूंगा और आपको बताना है कौन से, इन 6 को आपको नोट कर लेना, ठीक है। वेटलैंड इंटरनेशनल इज ऑल्सो पार्टनर टू द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। अब वेटलैंड इंटरनेशनल में ही एक है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है क्या? बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए, उनके थ्रू आउट द हैबिटेट, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ग्लोबल पार्टनरशिप है जहां पे वो कंजर्व करना चाहते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को साथ में आते हैं। क्या कंजर्व करना चाहते हैं, क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? बर्ड्स को बचाना चाहते हैं, बर्ड्स के हैबिटेट को बचाना चाहते हैं और बर्ड्स में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो बचाना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली फॉर एवरीथिंग टुगेदर। कब सेटअप हुआ था? 1993 में सेटअप हुआ था। इसका जो प्रीकर्सर बॉडी है हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कमिटी फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, 1928 में इंटरनेशनल कमिटी फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन बनी थी और उसके बाद धीरे धीरे 1993 में इसका नाम बदल के बर्ड लाइफ इंटरनेशनल किया गया। इससे पहले भी अलग अलग बॉडीज थी जो मर्ज हुई थी इस पर्टिकुलर कमिटी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है? यूके में। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज, यूके में। अगर कोई बर्ड वॉचर्स है, हम क्वाइट श्योर कि ये चीज जानते होंगे, राइट। इसके अलावा इसकी जो मेंबरशिप है, इट हैज मेंबरशिप ऑफ मोर देन 2.5 मिलियन पीपल। आप भी ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर। आप इनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत जरूरी चीज है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में कुछ नोट करना। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की पब्लिकेशन आती है वर्ल्ड बर्ड वॉच, एक है वर्ल्ड बर्ड वॉच, दूसरा है स्टेट ऑफ द बर्ड रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द बर्ड रिपोर्ट आती है इनके, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड रिपोर्ट 2022 की भी रिपोर्ट आई थी जहां पे बर्ड्स के प्रति ये लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था IUCN के बारे में। IUCN में रेड लिस्ट है, राइट। अब IUCN के अंदर जो रेड डेटा बुक है उसके अंदर एक रेड लिस्ट है बर्ड के लिए। अब बर्ड के लिए जो रेड लिस्ट आती है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है या फिर उसके लिए इनपुट्स प्रोवाइड करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इट ऑफिशियली मेंटेन्स द रेड लिस्ट फॉर IUCN, ठीक है। इसको ध्यान रखना। बट अगेन सवाल आ जाएगा कि रेड लिस्ट किसकी है? रेड लिस्ट है IUCN की ही। तो IUCN के लोग मदद करते हैं बाय कीपिंग अ ट्रैक ऑफ द थ्रेटन्ड बर्ड्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं WNO के बारे में। इनफैक्ट आई वुड से दिस इज वन ऑफ द लास्ट बॉडीज दैट वी आर डिस्कस। WNO को मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वन ऑफ द लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा। अब जब वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा तो मैं एक स्टेटमेंट बना दूंगा, इट इज यूनाइटेड नेशंस बॉडी। नहीं, गलत है ये, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अलग अलग देश साथ में आए नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब नेचर में सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्लाइमेट चेंज का खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। तो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था 2014 में सबसे पहले बॉडी बनी। 2014 में लेटेस्ट एक ट्रीटी आई, उसका नाम ही है WNO ट्रीटी, जिसके तहत ये बॉडी बनी। इनका उद्देश्य ये था कि नेचर को क्या खतरा है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है। तो अगर हमें इसे बचाना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को दोनों को साथ में लाना है। इसीलिए इन्होंने फोकस किस पे किया? फोकस एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया, क्लाइमेट प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस किया, सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई के ऊपर, जहां पे इनका उद्देश्य था कि दे विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस एज वेल एज द डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बॉडीज को, गवर्नमेंट्स को साथ में लाया, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लाया। दे विल एक्ट एज अ ब्रिज टू बैलेंस दीज टू थिंग्स, राइट। 2014 में ये बॉडी बनी थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इसका मेंबर नहीं। अब ये थोड़ा सरप्राइजिंग चीज है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया इसका भाग नहीं है। ऑल्दो लेटेस्ट ट्रीटी है, नेचर से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इंडिया इसका भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वर्किंग थोड़ी सी ओपेक है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है। आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। अभी जो कॉम्पैक्ट है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के साथ, संयुक्त राष्ट्र से एसोसिएटेड बहुत सारी बॉडीज, जैसे इस कॉम्पैक्ट में IUCN भी इनका पार्टनर है, WWF इनका पार्टनर है। तो इस ग्लोबल कॉम्पैक्ट में से WNO को हटा दिया गया। आप देख सकते हो, दिस इज दी वेबसाइट, दिस इज द UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट वेबसाइट इटसेल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्टिसिपेंट है सिंस मई 2014, लेकिन इस पार्टिसिपेंट WNO को एक्सपेल कर दिया गया
मई 2017 में, तारीख भी आप देख सकते हो। और रीजन बताया, रीजन फॉर डीलिस्टिंग और रीजन फॉर एक्सपेलिंग, एक्सपेल्ड ड्यू टू फेलियर टू कम्युनिकेट प्रोग्रेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे जाके इनको इंक्लूड भी किया जा सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि WNO का उद्देश्य, अगेन WNO का उद्देश्य है मोस्टली फोकसिंग ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एटसेट्रा। और ये एक ब्रिज बनना चाहते हैं, दे वांट टू बिल्ड ब्रिजेस बेसिकली बिटवीन द बिजनेस, राइट, बिजनेस इंटरेस्ट, और दूसरी तरफ आपका होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और आप जानते हैं कि ये एक ऐसा डिस्कोर्स है जिसको बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट आपका भी यही जिम्मा होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, अगर आप समझ लीजिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में वगैरह इंटरेस्टेड हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे आप बैलेंस करोगे बिजनेस इंटरेस्ट को, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे होनी चाहिए या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस करेंगे। इसका उद्देश्य था, बट अगेन ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, दैट्स व्हाई दे हैव बीन एक्सपेल्ड। ऑलराइट, राइट। इसके अलावा सिंबॉलिकली मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज छोड़ा है, और ये ब्लैंक पेज है आपके लिए, राइट। अब ये ब्लैंक पेज क्यों छोड़ा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी डिस्कशन होने वाली है एनजीओज के बारे में, और हमारी डिस्कशन होने वाली है आईजीओज के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और कुछ बॉडीज जो हम लोगों ने मिस कर दी, करेक्ट। अब ये क्यों किया है? क्योंकि जब भी कोई न्यूज़ की स्निपेट आए, जब भी कोई खबर आए, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपको नोट करना है, क्योंकि यार ये तो नेवर एंडिंग डिस्कशन हो जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं तो कंक्लूड करना पड़ेगा, इजंट इट? क्योंकि अगर आप सवाल उठा सकते हो कि सर ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन था, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल था, बहुत सारे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, यार एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। करंट अफेयर्स में अगर कोई बॉडी है तो उसको आपको नोट कर लेना। इनफैक्ट मैं आपको एनजीओस के बारे में मैंने कोई नंबर बताया, इंडिया में 33 लाख एनजीओस है। मैं आपको नंबर्स बता, जैसे देयर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वाइल्ड लाइफ अलायंस, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ अलायंस हो गया, या फिर आपने जो 6 बॉडीज थी उसके अंदर 2 एनजीओस हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, तो उसके ऊपर कोई खबर आएगी तो आपको ध्यान देना है। वाइल्ड लाइफ अलायंस है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। इसके अलावा देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम्स दिए, जैसे कि पॉस दिया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पॉस, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन नाम है गोरिल्लास अलायंस। तो बहुत सारे एनजीओस बने हुए, लेकिन देयर इज नो नीड टू डिस्कस, देयर इज नो नीड टू एंटर इनटू दैट डोमेन। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे कोई न्यूज है, कोई खबर है, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। सो मेनी, जैसे वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी, आई कैन नेम सो मेनी एनजीओस, बट हियर आई हैव डिस्कस द इंपॉर्टेंट वंस विच आर कनेक्टेड टू आवर कन्वेंशंस, ऑलराइट। सो इसके आगे अगर कोई भी है, स्पेशली करंट अफेयर्स का भाग है, तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस। इनफैक्ट हम लोग यूट्यूब पे उसकी डिस्कशन जरूर करेंगे, अगर जब भी कोई खबर में आएगी तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो, राइट। सो विद दैट नोट, let us conclude our international organizations, treaties, conventions and protocols, right? चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कमेंट्स में कुछ आइडियाज आए, जैसे कि कुछ नई सीरीज के लिए आई वाज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। लेट मी नो योर इनपुट्स, राइट। शुड इट बी ऑन द जुडिशियल केसेस और एनीथिंग एल्स, राइट। इन जनरल किसी और चीज़ पे अगर चाहिए तो आप मुझे बताइएगा जरूर, विल बिगिन दैट वेरी सून, राइट। सो दैट इज इट from my side. I hope you have enjoyed this particular series, और अगर आपको पसंद आए, you can always follow me on this particular ID @RahulSai222। और अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can always message me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. अगर लेट भी रिस्पॉन्स आएगा तो आएगा जरूर, Saturday, Sunday, right? That's it. Thank you very much, and please remember, always stay safe, stay healthy, and stick to the schedule. Schedule को कभी मिस नहीं करना है, right? With that note, see you. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।